हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट के विषय में बात करने वाला हूं जो कि हजारों केसेस को प्रभावित करेगा। यानी जीएसटी के द्वारा जो अभी तक एजुकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा जो तमाम केस किए गए थे, ख़ास तौर से 2017, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 के मामले, उनको ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला जजमेंट है और लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए चर्चा करते हैं कि कौन सा जजमेंट है और इससे हमारे जो ऑर्डर्स हैं DRC 7 हुए हैं या अपीलेट अथॉरिटी द्वारा जो केस हुए हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। The communication breakdown how a landmark GST ruling redefines service in the digital age. An analysis of the Allahabad High Court judgment in Messrs Bambino Agro Industries Limited versus State of UP. इसमें अब आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे ऑर्डर इससे प्रभावित होने वाले हैं। क्या है? अ सिस्टम अंडर स्ट्रेन। 2300 से ज़्यादा एक्स पार्टी ऑर्डर सेट असाइड बाय ए सिंगल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। यानी इतनी मात्रा में ये केस जो एक्स पार्टी ऑर्डर्स हुए थे उनको सेट असाइड किया गया है। क्यों किया गया है और उसके पीछे रीज़न क्या था, और आगे भी जो केसेस आने वाले हैं उन पे इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। The transition to GST digital first approach has created an unintended procedural crisis, stripping taxpayers of their fundamental right to be heard. यानी यहाँ पर जो टैक्स पेयर का फंडामेंटल राइट है, यानी राइट टू बी हर्ड, उसका उल्लंघन किया जा रहा था, वो नहीं मिल पा रहा था। और उसके पीछे कारण क्या थे? अ रेगुलर अनएंडिंग फ्लड ऑफ सिमिलर लिटिगेशन clearly indicating widespread difficulties being faced by numerous registered person. जो हमारे पंजीकृत व्यापारी हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और बहुत बड़ी बड़ी डिमांड उनके खिलाफ खड़ी हो रही थी। टैक्स डिमांड्स वर बीइंग रेज्ड एंड द राइट टू अपील वाज बीइंग लॉस्ट, ऑफन विदाउट द टैक्स पेयर एवर नोइंग अबाउट द इनिशियल नोटिस और द फाइनल ऑर्डर। अब उनके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था कि उनको अपील का भी लाभ नहीं मिल पा रहा था, बड़ी बड़ी डिमांडें उनके लिए खड़ी हुई थी, और उसका जो बेसिक कारण था वो ये था कि टैक्स पेयर को नोटिस की या ऑर्डर की जानकारी नहीं मिल पाई। आपको जैसा कि मालूम है कि जो अपील का टाइमिंग है वो उसी दिन से शुरू हो जाती है जबकि टैक्स पेयर को उस नोटिस या ऑर्डर की जानकारी नहीं मिल पाती। देन वर्सेस नाउ द इवेजन ऑफ टैक्स पेयर राइट्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे उसका उल्लंघन हो रहा था और कैसे टैक्स पेयर को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। यानी पहले क्या था और अब क्या पोजीशन है। देन वर्सेस नाउ द इरोजन ऑफ टैक्स पेयर राइट्स। द GST regime removed crucial procedural safeguard that existed in the previous VAT/sales tax era, creating a rigid system with fewer second chance। यानी जो हमें सेल टैक्स में या वैट के समय पे जो सुविधाएं मिलती थीं वो सुविधाएं हमें GST एरा में नहीं मिल पा रही हैं, या हम यूं कहें कि हमें अगर एक बार चांस मिला है और उसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई तो दोबारा हमें चांस नहीं मिलता था। उनके कारण क्या हैं? जैसे सर्विस ऑफ नोटिस की बात अगर हम करते हैं तो पहले क्या था? फिजिकल/एश्योर्ड मेथड मैंडेट, हैंड डिलीवरी एंड रजिस्टर्ड पोस्ट। और अब क्या है? न्यू GST एक्ट में क्या है? डिजिटल/अनसर्टन ईमेल पोर्टल अपलोड। यानी अब हमें हैंड डिलीवरी या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा सर्विस नहीं मिलती है। एक्स पार्टी ऑर्डर्स की स्थिति देखें तो एजुकेटिंग अथॉरिटी हैड द पावर टू रिकॉल इट्स ओन एक्स पार्टी ऑर्डर। यहाँ पर आप हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं और किन कारणों से ये स्थिति उत्पन्न हुई वो भी आपको समझ आएगा। तो जो एक्स पार्टी पहले ऑर्डर हो जाते थे उसमें क्या था? एडजुकेटिंग अथॉरिटी को ये पावर होती थी कि वो एक्स पार्टी ऑर्डर को रिकॉल कर सकता था।
जीएसटी में क्या हुआ, नो पावर टू रिकॉल एन एक्स पार्टी ऑर्डर, रिकॉल नहीं कर सकता। अपील्स की स्थिति अगर हम देखें तो अपील्स में क्या है, अपीलेट अथॉरिटी हैड द पावर टू रिमांड द केस बैक फॉर ए फ्रेश हियरिंग, यानी जो अपीलेट अथॉरिटी थी वो क्या करती थी, रिमांड बैक केस को कर सकती थी और उसकी फ्रेश हियरिंग हो जाती थी। लेकिन जीएसटी में क्या हुआ, अपीलेट अथॉरिटी इज एक्सप्लिसिटली बार्ड फ्रॉम रिमांडिंग द केस। अब जीएसटी अथॉरिटी के पास उस केस को रिमांड करने की पावर नहीं है, ये भी एक समस्या का कारण हुआ। अपील डेडलाइन पहले फ्लेक्सिबल था, क्या था, फ्लेक्सिबल गवर्न बाय सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, यानी लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 5 पहले लागू होती थी। अब क्या है, लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 लागू नहीं होता है और रिजिड है, क्या है, रिजिड फिक्स्ड एट 3 मंथ विद अ मैक्सिमम 1 मंथ कंडोनेशन। तो इस वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब उसके आगे की बात करते हैं, द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट सर्ववाइज वर्सेस कम्युनिकेटेड। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो ये है, क्या है, एक तरफ है सर्व्ड, दूसरी तरह से कम्युनिकेटेड। द एंटायर केस hinges on the legal distinction between making a notice available on a server and ensuring it is effectively communicated to the taxpayer to trigger the appeal period. अब यहाँ पे देखिए सेक्शन 169 जीएसटी एक्ट क्या कहता है, सर्व्ड की बात करता है, डिफाइंस द वेरियस मेथड्स बाय विच अ डिसीजन और ऑर्डर कैन बी लीगली सर्व्ड, including making it available on the common portal or sending it to an email address। यानी कॉमन पोर्टल पे उन्होंने अपलोड कर दिया या ईमेल एड्रेस पर भेज दिया और उसको क्या मान लिया, सर्व्ड। अब यहाँ पर हमारा सेक्शन 107 क्या कहता है, सेक्शन 107 कहता है कम्युनिकेटेड, सर्व्ड की बात नहीं करता, किसकी बात करता है, कम्युनिकेटेड की बात करती है। States that the 3-month clock to file an appeal begins from the date on which the decision or order is communicated to the person, यानी पर्सन को क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। और सेक्शन 169 बात करता है सर्व्ड की और सेक्शन 107 बात करता है कम्युनिकेटेड की। अब आइए आगे देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। 6 ways to serve, only 4 have deemed power। Methods with deeming fiction, section 169 subsection 2 and 3। First है tendering directly, clause A, registered / speed post, clause B, and publication in newspaper, clause E, and affixation, clause F। दूसरी बात करता है sending by email, clause C, and making available on common portal, clause D। अब यहाँ पर केवल इन दो चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, मेथड ऑफ विदाउट डीमिंग फिक्शन का, और मेथड विद डीमिंग फिक्शन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। यानी यहाँ पर क्या करते हैं, सेंडिंग बाय ईमेल या मेकिंग अवेलेबल ऑन कॉमन पोर्टल। द लॉ क्रिएट्स ए लीगल फिक्शन ऑफ सर्विस फॉर मोस्ट फिजिकल मोड्स बट डेलिबरेटली ओमिट्स दिस फॉर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, मीनिंग एन अपलोड टू द पोर्टल इज नॉट ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड सर्व्ड। अब यहाँ पे आगे जब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। द कोर्ट रूल दैट द लेजिस्लेचर ओमिशन इज डेलिबरेट अपलोडिंग टू द पोर्टल डज नॉट ऑटोमेटिकली इक्वल डीम्ड सर्विस एंड डज नॉट कैरी द सेम लीगल वेट एज फिजिकल डिलीवरी मेथड्स, यानी उसी के बराबर फिजिकल डिलीवरी मेथड के बराबर इसको नहीं माना जा सकता है। अब क्या इन्होंने कहा, द डिजिटल बैक होल जीएसटीआई क्रिटिकल एडमिशन, the technology underpinning the electronic only policy lacks the fundamental capability to confirm receipt or viewing, making the true date of communication unknowable to the tax authorities. The GST portal does not create a log in respect of the assessing of any communication issued by the tax officers. Hence, electronic trail of the date on which such notice, order, additional notice may have been opened by the petitioner cannot be traced। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल के आई वो ये आई कि क्या जो आपने पोर्टल पे या ईमेल पे नोटिस या ऑर्डर भेज दिया है उसका लॉग बनता है, यानी कैसे पता चलेगा कि वो एसएसी ने खोल करके देखा या नहीं देखा।
क्योंकि आप केवल ये मान लें सर्व्ड, तो सर्व तो हो गया, लेकिन कम्युनिकेट हुआ या नहीं हुआ इस बात पे जोर दिया गया कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेट कब माना जाएगा। यानी जब उसने उसको देख लिया, पढ़ लिया, तो उसको माना जाएगा कि कम्युनिकेट हो गया। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है कि कम्युनिकेट करने के लिए, को सिद्ध करने के लिए पोर्टल में कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। उसी के लिए जीएसटीएन ने एक काउंटर एफिडेविट भी दिया, सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट दिया कि उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है या ऐसा कोई लॉग नहीं बनता है जिससे ये पता चल पाए कि एसएसी ने उस नोटिस या आर्डर को देखा, पढ़ा या नहीं। 2,94,811 technical complaints received by GSTN since inception, highlighting the system's ongoing challenges. A tale of two government. अब यहाँ पर देखिए इन्होंने इनकी भी बात की कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैसे काम कर रही है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे काम कर रही है। यानी सेंट्रल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ क्या करते हैं, अडॉप्टेड डुअल मोड सर्विस पॉलिसी, यानी इलेक्ट्रॉनिक भी और फिजिकल भी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, केवल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी ही इस्तेमाल करती है, फिजिकल इस्तेमाल नहीं करती। अब उसका रीजन क्या बनता है, रिजल्ट ये आता है कि मिनिमल लिटिगेशन बरेल ए हैंडफुल वुड बी केसेज इन्वॉल्विंग सेंट्रल रेवेन्यू अथॉरिटीज़, यानी वहाँ पर इस तरह के लिटिगेशन कम हैं और स्टेट गवर्नमेंट में ऐसे लिटिगेशन ज़्यादा हैं। द वर्डिक्ट पार्ट 1, कम्युनिकेशन रिक्वायर्स नॉलेज। कम्युनिकेशन का मतलब है कि उस ऑर्डर या नोटिस की उसको नॉलेज होनी चाहिए, और जब उसको उसकी जानकारी हो जाए यानी कम्युनिकेट हो जाए, उसके बाद से हमारा अपील का सेक्शन अप्लाई करता है, यानी तभी से उसकी हमें डेट काउंट करनी चाहिए। यानी अवेलेबल और कम्युनिकेटेड नॉलेज, उसकी जानकारी में जब तक ना हो जाए तब तक हम उसको कम्युनिकेट नहीं मान सकते। द नॉलेज ऑफ द पार्टी अफेक्टेड बाई सच ए डिसीजन आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव इज एन एसेंशियल एलिमेंट विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर द डिसीजन कैन बी ब्रॉट इनटू फोर्स। पार्ट 2 में ये बात करते हैं, द वर्डिक्ट पार्ट 2, द बर्डन ऑफ प्रूफ नाउ शिफ्ट्स टू द रेवेन्यू। अब ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है कि वो ये साबित करें कि वो जो ऑर्डर या नोटिस है उसको कम्युनिकेट कर दिया गया है। तो जब पोर्टल ने लिख करके दे दिया कि ऐसी हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, यानी वो इसको साबित नहीं कर पाएंगे। द कोर्ट रेमेडीज रिस्टोरिंग द राइट टू बी हर्ड, यानी राइट टू बी हर्ड हमें मिलना ही चाहिए। उस तरह के कम से कम 2300 केसेस हैं और इनको कैसे करना है वो भी इन्होंने बता दिया। द ओरिजिनल एक्स पार्टी एजुकेशन ऑर्डर इज सेट असाइड, द टैक्स पेयर मस्ट डिपॉजिट 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड, यानी वो ऑर्डर सेट असाइड कर दिया जाएगा, 10% आपको डिपॉजिट देना है। इसके बाद द एजुकेटिंग अथॉरिटी मस्ट प्रोवाइड द टैक्स पेयर विद ए कॉपी ऑफ द सो कॉल्ड नोटिस एंड ऑल रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, यानी सुनवाई दोबारा से होगी और फिर से वो नोटिस देंगे। द टैक्स पेयर इज गिवन 4 वीक्स टू ए फाइल ए फॉर्मल रिप्लाई, और टैक्स पेयर को 4 हफ्ते का टाइम मिलेगा उसका रिप्लाई देने के लिए। ए फ्रेश हियरिंग इज ग्रांटेड एंड द केस इज री एजुकेटेड ऑन इट्स मेरिट, तो केस को मेरिट के आधार पर दोबारा से री एजुकेट किया जाएगा, यानी आपको इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। क्योंकि आपकी जो फर्स्ट अपील थी वही नहीं हो पा रही थी, तो कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और वेरी लैंडमार्क जजमेंट्स ये दिया है, जिसके माध्यम से अब आप उसका लाभ ले पाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन इसका जो जिस्ट है वो मैंने आपको बता दिया। द पोर्टल्स लिमिटेशन आर नाउ ए मैटर ऑफ जुडिशियल रिकॉर्ड, द इनएबिलिटी टू ट्रैक इफ एंड व्हेन ए नोटिस हैज बीन वीव्ड इज अ क्रिटिकल फ्लॉ दैट अंडरमाइंस द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ माना गया है, इसलिए आपको इसकी सुविधा दी जा रही है और आगे टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की बात की जा रही है, जिससे पोर्टल पे सुविधा आए कि रीड रिसीप्ट या व्यू लॉग्स हो या डाउनलोड किया जाए तो उसकी टाइमिंग्स हो, ये जानकारी पोर्टल पे उपलब्ध होनी चाहिए। तो आगे इन फ्यूचर पोर्टल इस तरह की सुविधाएं या इस तरह की सर्विसेज ला सकता है, जिससे पता चल पाए कि ऑर्डर आपको कम्युनिकेट हो गया है।
लेकिन जो पहले के आर्डर हैं उन सब पे आपको इसका लाभ मिलने वाला है। ये केस है द बम्बिनो एग्रो जजमेंट इज ए वाइटल रिमाइंडर दैट द गोल ऑफ डिजिटल टैक्स सिस्टम इज नॉट मेरली एफिशिएंसी बट फेयरनेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ensuring a taxpayer's right to be heard remains the bedrock of a just tax system। तो ये एक केस था जो हमारे साथी एडवोकेट प्रांजल शुक्ला जी के द्वारा हाई कोर्ट में बहुत अच्छे तरीके से बहस की गई, जिसका ये परिणाम निकल कर के आया। और मैं इसी के साथ इसको यहीं पर एंड करूँगा। और इससे संबंधित अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या कोई आपको जानकारी लेनी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड आपके कोई केस हैं और उसमें आपको कोई सुझाव लेना है तो भी आप मुझे जो इस पे डिस्प्ले पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है नंबर, उस पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।